डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर मैथ्स बुक। देखो सर पहली एक्सरसाइज जो है वो आपकी डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब होता है जैसे आपको दो क्वांटिटीज दे रखी होगी, अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने पर दूसरी भी इंक्रीज हो या एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने पर दूसरी भी डिक्रीज हो तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। और इसका फार्मूला क्या होता है, x1 by y1 is equal to x2 by y2। ये इसका फार्मूला है सिंपल सा। अगर क्वेश्चन को समझोगे ध्यान से तो हार्डली हाफ एन आवर में 1 आवर में आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द कार पार्किंग चार्जेस नियर द रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स। 4 आवर्स के जो चार्जेस हैं वो ₹60 हैं, 8 आवर्स के 100 है, 12 आवर्स के 140 हैं और 24 आवर्स के 180 हैं। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद द पार्किंग टाइम। पार्किंग टाइम दे रखा है और पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं, तो पार्किंग आवर्स को, पार्किंग टाइम को मैंने x1, x2, x3, x4 मान सकती हूँ और चार्जेस को मैं y1, y2, y3, y4 मान सकती हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने निकाला x1 by y1 4/60, कैंसिल किया तो क्या आया 1/15। फिर मैंने निकाला x2 by y2 4 to the 8, 4 to the 8, 4 by the 20 कितना आया 2/25। फिर मैंने निकाला x3 12 और 140 दे रखा है। ठीक है, तो 4 की टेबल पे डायरेक्ट भी कर सकते हो या 2/2 की टेबल पे भी कर सकते हो, तो 3/35। x1 by y1, x2 by y2, x3 by y3 anyone are not equal even। ठीक है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा तो दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप x4 by y4 भी निकाल के दिखा सकते हो। ठीक है, तो इट मींस दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन एज x1 by y1 की रेशियो, x2 by y2 की रेशियो और x3 by y3 की रेशियो they are not same, so they are not in direct variation। तो अगर रेशियो सेम आती है तो they are in direct variation और अगर रेशियो सेम नहीं आती है तो they are not in direct variation। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a mixture of the paints is prepared by mixing 1 part of red pigment with the 8 part of the base। अब पहले से ही दे रखा है क्या इसमें कि पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट और पार्ट ऑफ द बेस जो है वो आपके गिवन है और आपको वैल्यूज फिल करनी है। इसमें पहले से ही दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मतलब हमने मिक्स ही इस तरह से किया है पेंट बनाने के लिए, मिक्सचर ऑफ पेंट कि एक पार्ट अगर रेड पिगमेंट का है तो 8 पार्ट बेस का है, मतलब ऑलरेडी ये दे रखा है कि दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन और हमें वैल्यूज निकालनी है। जैसे इसमें दे रखा है पहले में 1 और 8, फिर दूसरे में 4 और ये मुझे फिल करना है, इसको y1 नेम दे दो, फिर दे रखा है 7, इसको y2 नेम दे दो, ऐसे आगे भी दे सकते हो। ठीक है, तो आपको पता है दे आर इन डायरेक्ट वेरिएशन क्योंकि पेंट तैयारी इस हिसाब से हो रखा है, मिक्सचर तैयारी इस तरह से हो रखा है, तो 1/8 इज ऑलरेडी गिवन, रेशियो गिवन है, तो हमें किसकी y1 की वैल्यू निकालनी है, टेबल को फिल करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 into y1 is equal to 4 into 8। तो y1 की वैल्यू क्या आएगी 4 8 का 32, 1 को नीचे ले जा दोगे तो मल्टीप्लाई पे डिवाइड में हो जाएगा, तो 32 डिवाइडेड बाय 1 is 32। ठीक है, इसी तरह से आप आगे कर लो 1/8 equal to 7/y2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y2 बनता y2 1 से मल्टीप्लाई करके वही चीज वापस आ जाती है, दिखाने की जरूरत नहीं है। 7 8 का 56, तो इस तरह से करते जाओगे y2 y3 y4 की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे देखो थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है इन क्वेश्चन 2 अबव 1 part of red pigment with 75 ml of base, how much red pigment should be mixed with 1800 ml of base। अब देखो यही क्वेश्चन है, मैं टेबल भी बनाना बता रही हूँ आपको, इसमें टेबल भी ध्यान से देखना, टेबल कैसे बनानी है। हमें जो दो चीजें दे रखी हैं पहले उनके नाम लिख देना,
कितना रेड पिगमेंट डालना पड़ेगा ये मुझे निकालना है। अब जितना मिक्सचर रेडी करना है, जितना रेड मिक्सचर ठीक तरीके से रेडी करने के लिए 1:8 ही रखना है मैंने रेशो। या अगर मैंने रेशो कुछ और भी ली हुई है, मतलब 1 पार्ट अगर मैंने रेड पिगमेंट का लिया हुआ है, 75 बेस का लिया हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे बेस के हिसाब से रेड पिगमेंट ऐड करनी पड़ेगी। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में एक चीज के इंक्रीज होने पर दूसरी चीज भी मुझे इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगी, वही डायरेक्ट वेरिएशन का फार्मूला x1 by y1 इक्वल टू x2 by y2 क्रॉस करके और मैं x की वैल्यू निकाल कर दे दूंगी। आई समझ? देखो क्वेश्चन देखो, 6th क्वेश्चन बता रही हूँ। इन ए मॉडल ऑफ अ शिप द मास इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mass of actual ship is 12 मीटर हाई। देखो एक है शिप का मॉडल और एक है एक्चुअल शिप, ठीक है। शिप का मॉडल मतलब छोटे शेप में बनाया जाता है ये देखने के लिए कि शिप कैसे रेडी होना है। तो शिप के मॉडल में मास की हाइट जो है वो 9 सेंटीमीटर है, जबकि एक्चुअल शिप में उसी मास की हाइट 12 मीटर है, ठीक है। और लेंथ ऑफ द शिप अगर 28 मीटर है तो मॉडल में उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो कैसे करोगे, पहले टेबल बनाओगे, ये हो जाएगा मॉडल। मॉडल में सेंटीमीटर में दे रखी है वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल जो है वो मीटर में दे रखी है, पहली चीज, ठीक है। अब मास की हाइट का क्या साइज दे रखा है, मास की हाइट का साइज दे रखा है 9 सेंटीमीटर मॉडल में है और एक्चुअल है 12 मीटर। यहाँ पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ मैंने यूनिट निकाल दी, मीटर में है और ये मेरा सेंटीमीटर में है, ये मैंने दिखा दिया। अब आगे देखो, आगे अगर एक्चुअल लेंथ 28 मीटर है तो मॉडल में लेंथ कितनी होगी, एक्चुअल 28 मीटर अगर लेंथ है तो मॉडल में लेंथ कितनी होगी वो निकालूंगी। तो वही डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट वेरिएशन, पहले यहाँ लिख दिया करो डायरेक्ट वेरिएशन, ये लिखना जरूरी है। उसके बाद डायरेक्ट वेरिएशन लिखने के बाद फार्मूला लिख दिया करो और फिर वही अप्लाई कर दिया करो। 9/12 इक्वल टू x/28 क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने ये सीखना है कि हमारा डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब क्या है। हमारे डायरेक्ट वेरिएशन का मतलब ये है कि उसमें जैसे इसी क्वेश्चन को ही ले तो मॉडल जितनी ज्यादा शिप की वैल्यू होगी, मॉडल में उसकी वैल्यू तो कम होगी लेकिन एक पर्टिकुलर रेशो में है, एक पर्टिकुलर रेशो में है। मतलब अगर मेरी एक्चुअल हाइट ज्यादा है तो मास में भी उस पार्ट ऑफ द शिप की हाइट उसके कंपैरेटिवली, बाकी के कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। मतलब एक पर्टिकुलर रेशो में डिवाइड किया हुआ है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 9 है तो यहाँ 12 है, यहाँ 28 है तो उसी के अकॉर्डिंग मॉडल की होगी। मतलब डायरेक्ट वेरिएशन अकर करेगा, एक का इंक्रीज होने पर दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक के डिक्रीज होने पर दूसरा भी डिक्रीज होगा। जैसे एक सब मैं आप लोगों के लिए और कर देती हूँ। 9 क्वेश्चन देखो, थोड़ा डिफिकल्ट है। नाइन क्वेश्चन में आपका कि 5 मीटर 60 सेंटीमीटर वर्टिकल पोल जो है वो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की शेडो बना रहा है। तो इसी सेम टाइम पे मतलब सन की वही इंक्लिनेशन है तो उस टाइम में लेंथ ऑफ द शेडो क्या होगी एक दूसरे पोल की जिसकी हाइट 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसके दो पार्ट्स हैं, मैं पहला पार्ट बता रही हूँ पहले आपको। 9 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, हाइट ऑफ द पोल और शेडो की लेंथ कितनी है, ठीक है। अब आपका जो है हाइट ऑफ द पोल है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। 5 मीटर 60 सेंटीमीटर को कैसे लिखते हैं आपको ध्यान से देख लेना, 5.60, 5 मीटर 60 सेंटीमीटर। उसके बाद है शेडो कितनी बना रहा है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की, 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। यहाँ ब्रैकेट में मीटर डाल सकते हो क्योंकि उसको मैं डेसिमल में दिखा रही हूँ।
मल्टीप्लाइड बाय इक्वल टू 10.50 अपॉन y क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 5.60 मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 10.50 मल्टीप्लाइड बाय 3.20। y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे 10.50 इंटू 3.20 अपॉन 5.60 डेसिमल गया 100 और इसका डेसिमल गया ऊपर 100 तो 100 से 100 कैंसिल हो गया ये 0 0 0 0 ठीक है ये भी कैंसिल। अब कैंसिल करके कैलकुलेट करके आंसर दे देना। तो ये आपका डायरेक्ट वेरिएशन की मैंने ऑलमोस्ट काफी सारे क्वेश्चन आपके डिस्कस कर लिए हैं। आप इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज करके सेंड कर देना और प्रॉब्लम भी। ओके थैंक यू।